Hello, my dear students of class 9th. Welcome to this online class of biology. I wish you are safe with your parents at your home. Students, in this class, I'm going to explain the question answers of chapter Fundamental Unit of Life. That is cell. आप लोगों को पता है कि हमारी जो लाइफ है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी लाइफ का जो बेस है वो है सेल, वेदर इट इज एनिमल और प्लांट. तो इन दिस क्वेश्चन वी विल कंपेयर, हम कंपैरिजन करेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर. तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता भी है, यू ऑल नो कि प्लांट का जो साइज़ होता है वो एनिमल के साइज़ से कहीं ना कहीं ज़्यादा बड़ा होता है. तो यही डिफरेंस प्लांट सेल और एनिमल सेल में भी है. प्लांट सेल्स आर लार्जर देन द एनिमल सेल. फाइन. सेकेंड डिफरेंस इज एनिमल सेल जो होती है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, ये एब्सेंट होती है. बट प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और ये सेल्यूलोज की बनी हुई होती है. जो सेल वॉल होती है दैट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. ये कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्लांट सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई होती है. आई एम रिपीटिंग अगेन कि ये बनी हुई होती है सेल्यूलोज की. फाइन. और ये सेल्यूलोज जो होता है ये प्लांट को टफनेस प्रोवाइड करता है, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करता है. हम सबको पता है कि प्लांट बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि उनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की होती है, इसलिए प्लांट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं. थर्ड जो डिफरेंस है वो है कि जो प्लास्टिड्स होते हैं, प्लास्टिड्स एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ प्रोटोजोन्स में प्रेजेंट होते हैं. जो प्रोटोजोन्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फ्री लिविंग पैरासाइट्स होते हैं. पैरासाइट्स यानी कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं लेकिन उनको मारते नहीं हैं. लाइक इन जनरल मैं आप लोगों को बता देती हूँ, पेट में कीड़े हो जाते हैं, है ना. तो पेट में कीड़े होने की वजह से कोई मर तो नहीं सकता, और वो जो कीड़े होते हैं वो ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए. उस जो कीड़े होते हैं इनको बोलते हैं टेपवॉर्म, एस्कैरिस. बट अभी आपको इतना जानने की नीड नहीं है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो ये प्रोटोजोन्स होते हैं ये यूनिसेलुलर फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं. तो सिर्फ प्रोटोजोन्स के अंदर प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, बाकी एनिमल्स के अंदर प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. बट प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, ये फूड स्टोरेज का काम करते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है वैक्यूल्स. जो एनिमल सेल होती हैं, एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है वो स्मॉल साइज़ का होता है या फिर ये प्रेजेंट नहीं होता. बट जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर जो वैक्यूल होता है ये प्रेजेंट होता है और लार्ज साइज़ का होता है. आप देखिए इतना बड़ा साइज़ है ये वैक्यूल का कि इसने जो ये न्यूक्लियस है इसको भी साइड में शिफ्ट कर दिया है. ओके. तो प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल का बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ होता है. जो ये वैक्यूल्स होते हैं ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनके अंदर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है. ये अमीनो एसिड्स के बने हुए होते हैं प्लस शुगर के बने हुए होते हैं, जो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. ये स्टोरेज का काम करते हैं प्लांट के अंदर. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस भी देख रहे होंगे. यहाँ पे प्लांट एनिमल सेल का डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे प्लांट सेल का डायग्राम बना हुआ है. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. आपको ये जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं, ऑर्गेनल्स यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, जिनकी जो मेम्ब्रेन से कवर होते हैं और सेल को सपोर्ट करते हैं, ये ऑर्गेनल्स उसके फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. लाइक हम लोगों को पता है कि सेल के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन. तो उन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो सेल के अंदर ये ऑर्गेनल्स होते हैं ये हेल्प करते हैं. तो अब हम ये ऑर्गेनल्स वन बाय वन पढ़ेंगे. फाइन. तो आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ न्यूक्लियस. इसको बोलते हैं हम
न्यूक्लियस। ये सेल का सेंटर पोर्शन होता है। इसके अंदर होता है डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, वो मटेरियल जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जाने के लिए। लाइक आप लोग हो या मैं हूँ, हम सब के पेरेंट जो कैरेक्टर्स होते हैं वो किससे मैच करते हैं? हमारे पेरेंट्स से मैच करते हैं। फाइन। हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर्स जो हमारे अंदर आते हैं वो डीएनए की वजह से आते हैं। डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि प्रेजेंट होता है इस न्यूक्लियस के अंदर। फाइन। इस न्यूक्लियस के अंदर एक और डेंस बॉडी होती है जिसका नाम है न्यूक्लियोलस। जो ये न्यूक्लियोलस होता है ये राइबोसोम्स को असेंबल करने का काम करता है। फाइन। असेंबल यानी कि इकट्ठा करने का काम होता है। राइबोसोम्स प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं। फाइन। आई एम रिपीटिंग अगेन, जो ये न्यूक्लियस होता है ये सेल का कंट्रोल रूम भी कहा जाता है। यहाँ पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है यानी कि डीएनए होता है। डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टर को ट्रांसमिट करने के लिए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। न्यूक्लियस डेंस बॉडी, न्यूक्लियोलस डेंस बॉडी होती है न्यूक्लियस के अंदर जो राइबोसोम्स को असेंबल करने का काम करती है। फाइन। उसके बाद आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो होते हैं इनकी एक साइड तो जुड़ी हुई होती है, देखिए आप देख सकते हैं, न्यूक्लियस से, और दूसरी साइड एसोसिएटेड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। यहाँ पे पूरी तरह से एसोसिएटेड नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं दिखाई दिया, बट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है इसकी एक साइड इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होती है, जुड़ी हुई होती है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इसका जो स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर पे इस तरीके से राउंड राउंड से सर्कल्स हैं। तो इसको रफ इसलिए कहा गया है क्योंकि जो ये स्ट्रक्चर्स हैं राइबोसोम्स। इन स्ट्रक्चर्स का नाम है राइबोसोम्स। एंड राइबोसोम्स आर व्हाट? दे आर प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल। राइबोसोम्स को सेल की प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहा जाता है। फैक्ट्री किस लिए है? क्योंकि ये प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे प्रोटीन प्रोड्यूस होता है। फिर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का स्ट्रक्चर आप लोगों को बिल्कुल अलग से दिखाई दे रहा होगा। ये स्मूथ स्ट्रक्चर्स स्टूडेंट्स, इसका काम होता है लिपिड्स को सिंथेसाइज करना। यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डिफरेंस क्या होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के पास राइबोसोम्स होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो होता है वो लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है। फाइन। अब बारी आती है गोल्जी बॉडी की, यानी कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स की। ये आपको कॉम्प्लेक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। ये कॉम्प्लेक्स लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, ये गोल्जी apparatus जो होता है, ये पैकेजिंग का काम करता है, मॉडिफिकेशन का, ट्रांसपोर्ट का। तो जितनी भी सेल को ज़रूरत होती है प्रोटीन की या दूसरे मॉलिक्यूल्स की, ये एज़ पर रिक्वायरमेंट उन चीज़ों को आगे ट्रांसफ़र करता है। ये काम होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी apparatus का। फाइन स्टूडेंट्स, then mitochondria. You all know mitochondria is known as powerhouse of cell. इसको क्या कहा जाता है? सेल का पावर हाउस इसको कहा जाता है। पावर हाउस क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और हमें अपनी लाइफ प्रोसेसेस यानी कि रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, मूवमेंट, ग्रोथ, सभी चीज़ों के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वो एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोड्यूस होती है। किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है? ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। और इस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं अपनी लाइफ प्रोसेसेस के लिए। नेक्स्ट, राइबोसोम्स मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। राइबोसोम्स आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन प्रोड्यूस होता है। राइबोसोम्स सेल के अंदर अलग अलग भी पड़े हुए होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी होते हैं। सेल मेम्ब्रेन, नाउ इट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द सेल।
अगर ये सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो सारा का सारा मटेरियल बाहर आ जाएगा और सेल रप्चर हो जाएगी। लाइक अ बिल्डिंग, हम लोग किस में रहते हैं, हम लोग एक बिल्डिंग में रहते हैं। अगर ये बिल्डिंग टूट गई अर्थक्वेक की वजह से, फ्लड की वजह से, भगवान न करे कभी ऐसा हो, सब बिल्डिंग्स में रहते रहें, बट कभी ये बिल्डिंग अगर टूट गई तो क्या होगा, हमारे पास हमारा घर नहीं रहेगा, है ना, हमारी लाइफ भी डिस्ट्रॉय हो सकती है, हमको हानि पहुंच सकती है, हमारी लाइफ भी ख़त्म हो सकती है ना। तो वैसे ही सेल मेम्ब्रेन होती है, अगर सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो गई तो सारा का सारा मटेरियल बाहर आ जाएगा और सेल विल लीड टू डेथ, इस सेल की डेथ हो जाएगी। नाउ प्लांट सेल, अब हम पढ़ेंगे प्लांट सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। एनिमल सेल का स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ लिया। जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल के अंदर हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि जो वैक्यूल होता है वो लार्ज साइज़ का होता है। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। जो सेल वॉल होती है ये प्रेजेंट होती है आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। पहले सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद सेल वॉल होती है। सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, जिसकी वजह से प्लांट जो होता है स्टेबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। आपको क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किस चीज़ की बनी हुई है, दैट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। फाइन, बाकी सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे वैक्यूल है, फूड स्टोरेज का ये काम करता है। क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे है, क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है वो इसके अंदर होता है, ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट को। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, प्लांट अपना खाना बनाएगा। कौन से प्रोसेस के थ्रू बनाएगा, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आई विश स्टूडेंट्स आप लोगों को प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, इसका आपको डायग्राम भी क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक देन राइट इन द कमेंट सेक्शन, and if you understood this topic then also write in the comment section clear this topic. The next question is, students, what would happen if plasma membrane ruptures or break down? अभी मैंने आपको इसका आंसर बताया था ऊपर डायग्राम के अंदर ही कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर होती है तो क्या होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर रप्चर होती है तो सारे के सारे सब्सटेंसेस बाहर आ जाएंगे, क्योंकि इनकी बाउंड्री ही नहीं रहेगी। अगर किसी चीज़ की प्रोटेक्शन ही नहीं होगी तो वो नष्ट होगी ही होगी, वो ख़त्म होगी ही होगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सेल को। अगर ये रप्चर हो गई तो सारे के सारे जो मटेरियल है, ऑर्गेनल्स है, वो बाहर आ जाएंगे और इसकी डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट है गोल्गी एपरेटस का फंक्शन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स जो गोल्गी एपरेटस होता है ये स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग का काम करता है मॉलिक्यूल्स का, लाइक प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, उनको उतनी ही अमाउंट में आगे भेजता है जितनी की सेल को ज़रूरत होती है। ये सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर भी बनाता है और इसके साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन कि ये लाइजोसोम का दूसरा नाम है पेरोक्सिसोम्स, लाइजोसोम की फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करते हैं। स्टूडेंट्स आई एम रिपीटिंग अगेन, जो गोल्गी एपरेटस होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, ये लाइजोसोम की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और लाइजोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है सेल का। सुसाइडल बैग इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर सेल के अंदर कोई फॉरेन मटेरियल आ जाता है या कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसकी वजह से सेल बर्स्ट हो जाती है, तो लाइजोसोम के पास ऐसे एंजाइम होते हैं जिनको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोला जाता है। ये एंजाइम सारे के सारे मटेरियल को एनगल्फ कर जाते हैं, खा जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पावर हाउस ऑफ सेल क्या है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पावर हाउस ऑफ सेल है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और एनर्जी हमारी लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है। एनर्जी की जो फॉर्म है वो एटीपी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, यानी कि वो रेस्पिरेशन जो सेल के अंदर हो रहा है और जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। Next question is, where do lipids and proteins constituting the cell membrane get synthesized? प्रोटीन और लिपिड्स कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, कहाँ पे बनते हैं। प्रोटीन्स एंड लिपिड्स बनते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एंड
प्रोटीन्स बनते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड, अमीबा को अपना खाना कैसे मिलता है? स्टूडेंट्स, लाइक इट इज़ अमीबा, ये फूड पार्टिकल है। फाइन, तो अमीबा आप लोगों को पता है इरेगुलर शेप का होता है, तो क्या होगा, अमीबा क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, ये क्या बनाएगा, प्रोजेक्शंस बनाएगा। ये जो चीज़ें ये है दैट इज़ नोन एज प्रोजेक्शन, इसको बोलेंगे प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर स्यूडोपोडियाज, बेसिकली जो इसका नाम है, इसका नाम है स्यूडोपोडिया, इसको स्यूडोपोडिया बोलेंगे। स्यूडोपोडिया जब बनाएगा तो खाना क्या होगा, खाना यहाँ पे स्यूडोपोडिया के अंदर चला जाएगा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के अंदर चला जाएगा। जब खाना इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के अंदर चला गया तो फूड वैक्यूल क्रिएट होना शुरू हो गया। फूड वैक्यूल यानी कि बंद होना शुरू हो गया ये, और जैसे ही फूड वैक्यूल क्रिएट हो जाएगा खाना अमीबा के पास पहुंच जाएगा, खाना अंदर पहुंच जाएगा, और इस प्रोसेस को बोला जाता है एंडोसाइटोसिस। ये जो अमीबा अपना खाना लेता है वो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से लेता है, इसकी जो सेल्स होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इन सेल्स के अंदर, and that particular process is known as endocytosis. So if this question comes in exam, how does amoeba obtain its process, then you can write amoeba obtains its food by the process of endocytosis. अमीबा एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस की वजह से अपना खाने को लेता है, एंड यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम, ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। मैं रिपीट कर देती हूँ, अमीबा जो होता है इसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिनको स्यूडोपोडिया बोलते हैं, स्यूडोपोडिया खाने को अंदर लेता है और उसके बाद वो वैक्यूल क्रिएट कर लेता है, फूड वैक्यूल क्रिएट हो गया, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया और फिर ये बंद हो जाता है। इस तरह से अमीबा के अंदर एनगल्फ की प्रोसेस हो रही है, खाने की प्रोसेस हो रही है, निगलने की प्रोसेस हो रही है। स्टूडेंट्स, आई विश कि आप लोगों को ये टॉपिक, ये क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर्स क्लियर नहीं हैं तो काइंडली राइट इन द कमेंट सेक्शन योर डाउट्स, एंड इफ़ यू हैव क्लियर्ड दिस टॉपिक then please give me a thumbs up, and on any topic you want video from my side, then please write in the comment section. I wish you will study in a very well manner. Wish you all the best, my lovely students. Thank you.